तो आज का जो टॉपिक है वो दिख रहा है ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं उसकी चर्चा करेंगे कि मतलब इस थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं, ये थ्योरी किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो किन किन चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वो इसकी कमियां हैं। तो उन कमियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो द टॉपिक इज रिटन बिलो ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज does not explain the formation of odd electron species like ClO2 और NO2। मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती हैं उनका फार्मेशन किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मतलब ये मेंशन ही नहीं करता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसे बनेंगी। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती हैं? सबसे पहले जो भी आपको स्पीसीज दी गई है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो जो स्पीसीज दी गई है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ClO2 का काउंट कर लीजिए। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना सिखा रखा है। आप पिछले लेक्चर में जाके, मेरा जो एक लेक्चर है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करके लिखा है। आप किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पीछे की बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि जो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के फार्मेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती है। दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट कंसिडर द फार्मेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के फार्मेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, तो एक फेलियर मैंने समझा दिया। मैं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता देता हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उत्तर है 7। और ऑक्सीजन के तो 6। तो 7 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 और 2 गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। तो 7 और 6 13 6 19। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 19। कितने हैं? 19। ठीक है, मैं इधर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। जैसे ये क्या है? ClO2। ठीक है, तो इसमें देखिए Cl की संख्या 1 गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो आप इसको हल जब करेंगे तो कितना आएगा? 7 प्लस 12 तो बराबर कितना? 19 आएगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 19। तो जो ये ClO2 है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है, जो कि 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी। तो जब 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये जो ClO2 है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, तो इसको जो है इसके फार्मेशन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ठीक है, या नहीं करती है। ठीक है, उसने मेंशन ही नहीं किया, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जब मेंशन ही नहीं किया कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का फार्मेशन कैसे होगा, तो फिर एक्सप्लेन क्या करेगी। ठीक है, तो और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है NO2। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए। नाइट्रोजन की संख्या 1 गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2 गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो बराबर 5 प्लस 12, तो ओवरऑल कितना प्राप्त हुआ? 17। ये 17 2 से डिवाइड नहीं होगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी जो है ये NO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के फार्मेशन को एक्सप्लेन ही नहीं करता है। इट डज नॉट कंसिडर द फार्मेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो ये पहला फेलियर है। ठीक है, डज नॉट एक्सप्लेन द फार्मेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो पहला फेलियर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार
देखिए ये जो है ये डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो ये फिर पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, देखिए जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो याद रख लीजिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है एक साथ तो ये पेयर्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक साथ तो ये भी पेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहाँ पर तो ये भी पेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक साथ तो ये भी पेयर्ड, और फिर इस बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो एक इधर और एक इधर तो ये भी पेयर्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर तो ये भी पेयर्ड है। तो कुल मिलाकर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और जहाँ पर हर जगह मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हों वो कभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता है, वो हमेशा डायामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक की पहचान होती है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पर है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। तो देखिए O2 जो है वीबीटी के अनुसार जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ऐसा आता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं मतलब जोड़े में हैं तो ये कभी भी पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता है, ये फिर डायामैग्नेटिक होगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो है वो सीना ठोक ठोक के बताती है कि जो ये O2 मॉलिक्यूल है ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। ये जो O2 है ना, ये O2 अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये तो डायामैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि वो तो अब उसने हाथ तो धो लिया भाई कि अब ये डायामैग्नेटिक ही है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो फिक्स है कि ये डायामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। लेकिन जब हम O2 जो है इसका एक सैंपल जो लेते हैं, ठीक है, एक सैंपल लेते हैं एक ट्यूब में, ठीक है, और इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब वो मैग्नेटिक है, ठीक है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये जो डाई ऑक्सीजन है ये मैग्नेटिक है, तो ये मैग्नेटिक है, इसको जो है वीबीटी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये डाई ऑक्सीजन के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में असफल है, ठीक है, ये डाई ऑक्सीजन के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में असफल है, ठीक है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ठीक है, व्हिच सब्सटेंस, इसमें मैं और आगे नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना जान लीजिए जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं ये क्या है, ये है N और ये क्या है S, ठीक है। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं N से S की तरफ होती हैं, ठीक है, N से S की तरफ होती हैं। तो जब हम डाई ऑक्सीजन के सैंपल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा अट्रैक्शन को फील करती है। तो जो पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होने लगता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो कुल मिला के जो ऑक्सीजन है इसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थात डाई ऑक्सीजन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कहती है मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, अर्थात जो चीज़ एक्सपेरिमेंटल देखा जा रहा है वही सही है, और जिसको आप थ्योरेटिकल कह रहे हैं लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली कुछ और प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब आपकी थ्योरी गलत है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है वो सही है। तो एक्सपेरिमेंट में तो देखा जा रहा है कि जो ये डाई ऑक्सीजन है ये मैग्नेटिक है, लेकिन तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये डाई ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक है, बिकॉज इट हैज़ ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड कंडीशन, ठीक है, बट समथिंग इज हैपनिंग हियर दैट इट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, which can not be explained on the basis of the valence bond theory. So another concept is used for explaining the magnetic behavior of the dioxygen molecule, that is molecular orbital diagram, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक बिहेवियर को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो एक अनदर थ्योरी आती है जो इस डाई ऑक्सीजन के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, उसको हम कहते हैं
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बस मेरा जो चर्चा का विषय है वो है ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वही मैंने अब लिख दिया कि डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द O2 मालिक्यूल। O2 मालिक्यूल जो है वो मैग्नेटिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT ये डायमैग्नेटिक है, अर्थात O2 के मैग्नेटिक बिहेवियर को ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। तो दूसरा भी पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ द N2 मालिक्यूल, ठीक है। जो N2 मालिक्यूल होता है, N2 मालिक्यूल, ठीक है, N2 मालिक्यूल ये देख लीजिए ध्यान से, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है अब आप लोग जानते हैं VBT के अनुसार, ठीक है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड के बन जाने के बाद में ही पाई बॉन्ड का फार्मेशन होता है। कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड के फार्मेशन के बिना पाई बॉन्ड का फार्मेशन नहीं होता है। और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिग्मा जो है, सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन जो होता है वो ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है। कैसी ओवरलैपिंग? हेड ऑन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड का फार्मेशन होता है, ठीक है, वो ऑर्बिटल की पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है, कुछ ऐसी, ठीक है। तो ये जो बगल से जो ओवरलैपिंग होती है ये बहुत वीक होती है, और ये जो बगल से ओवरलैपिंग हो रही होती है ये बिना मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग के ये होगी ही नहीं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड की एग्जिस्टेंस के बिना पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कहने का मतलब यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जो हेड ऑन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनता है वो बहुत मजबूत होता है, और जो पार्शियल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनता है वो कमज़ोर होता है, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। तो VBT कहती है कि सिग्मा बॉन्ड जो है, VBT क्या कहती है? VBT कहती है, ठीक है, ध्यान से देखिए, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रांगर एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड। यही इस स्टेटमेंट में मात्र इतना ध्यान रखिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होती है, और पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, ठीक है। यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज सेइंग दैट द सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज stronger as compared to the pi bond because sigma bond is formed by the head-on overlapping of the orbital and pi bond is formed by the partial overlapping of the orbital, and head-on overlapping result the strong bond formation, and the partial overlapping result of weak bond formation, that is called as the pi bond, and the head-on overlapping give a bond that is called as the sigma bond. सो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांगर एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड की तुलना में स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, और ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये पाई बॉन्ड वीक होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड जो हैं पाई बॉन्ड हैं, और ये दोनों पाई बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होंगे अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि डाई नाइट्रोजन में पाए जाने वाले पाई बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहती है सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रांगर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ the orbital, and the bonds which are formed by the head on overlapping that is stronger, and the bond which are formed by the partial overlapping of orbital that is weaker bond, ठीक है। तो यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, पाई बॉन्ड इज स्ट्रांगर एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से प्राप्त होगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड कह देंगे, और जो पार्शियल ओवरलैपिंग से प्राप्त होगा उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। मैंने समझा रखा है ये क्या है हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये क्या है पार्शियल ओवरलैपिंग। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो भी ऐसा ही होगा, और जो इससे बॉन्ड बनेगा वो ऐसा होगा, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो एक सिग्मा और सिग्मा के बाद में
पाई बनता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है ये पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए ये बॉन्ड वीक होता है, और ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए ये बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये हमेशा होगा, ये वीबीटी कहती है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होगा, लेकिन N2 में जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रांग है। ठीक है, पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है और सिग्मा बॉन्ड कम स्ट्रांग है। तो ये क्यों हो रहा है, इसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब तीसरा जो स्टेटमेंट है, डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल दैट, ठीक है, दैट, ठीक है, वाई, ठीक है, पाई स्ट्रांग, ठीक है, ग्रेटर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कि क्यों पाई बॉन्ड का स्ट्रांगनेस सिग्मा बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो है सिग्मा बॉन्ड सदा ही पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब चौथा देखिए क्या है, नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड नेचर ऑफ द B2 एंड C2। ठीक है, तो B2 जो होता है, B2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और जो C2 मॉलिक्यूल होता है, इसको मैं बताना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये B2 मॉलिक्यूल और C2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इनमें जो बॉन्ड है, इनमें जो बॉन्ड है और इसमें जो बॉन्ड है, ठीक है, C2 में, C2 ये है और B2 जो है वो ये है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार तो ये क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ये पाई बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, और ये जो दोनों बॉन्ड C2 में हैं ये भी पाई है और ये भी पाई है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो B2 मॉलिक्यूल आप देखते हैं, जो B2 मॉलिक्यूल आप देखते हैं, देख लीजिए ध्यान से, जो B2 मॉलिक्यूल आप देखते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, सिग्मा है। किसके अनुसार, VBT के अनुसार। VBT कहती है कि ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा है, लेकिन रियल में ये सिग्मा है ही नहीं, ये पाई बॉन्ड है। क्या है, पाई बॉन्ड है। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो कहने का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी B2 में जो बॉन्ड है इसके नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन, VBT। ठीक है, अब C2 जो है वो कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो VBT के अनुसार ये वाला जो है एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड जो है ये सिग्मा है। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा है, और जो दूसरा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, किसके अनुसार, ये किसके अनुसार है, VBT के अनुसार। किसके अनुसार, VBT के अनुसार। लेकिन रियल में ऐसा देखा जाता है C2 में जो ये दोनों बॉन्ड हैं ये क्या है, पाई, और ये बॉन्ड भी क्या है, पाई। कमाल हो गया भाई, एक्सपेरिमेंटली तो दोनों बॉन्ड पाई हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है बिना सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के पाई बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है इस यूनिवर्स में। लेकिन C2 में देखिए दोनों बॉन्ड पाई हैं। ठीक है, C2 में जो दोनों बॉन्ड हैं दोनों ही पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि एक सिग्मा है और एक पाई है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है इसमें एक जो बॉन्ड है, इसमें जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई है। तो कहने का मतलब जो VBT है, ठीक है, VBT जो है ये C2 मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड एक्सपेरिमेंटली पाई बॉन्ड है, दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड है। और B2 में ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, 1/2 पाई और 1/2 पाई, मतलब 2 हाफ पाई हैं इसमें। तो इसको जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब VBT जो है डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग नेचर इन B2 एंड C2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग नेचर इन B2 एंड C2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला पॉइंट जो है नॉट एक्सप्लेन द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है
वो अगर कलरफुल है तो क्यों कलरफुल है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। जैसे जो इसमें देखा गया, जैसे जो I2 है कामा F2 है कामा Br2 है, ठीक है, ये तो लगभग कलरलेस है, लेकिन ये और ये कलरफुल मॉलिक्यूल है। तो ये कलरफुल क्यों है, इसको भी नहीं बता पाता है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, कि वो कलरफुल क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 5वां भी स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। 6वां स्टेटमेंट क्या है, नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैज़ द बॉन्ड ऑर्डर इन फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसके पास में अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.3, 1.5, 2.5 आ रहा है तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये केवल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर को कंसीडर करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि या तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता। 4 तो ये कभी बताता ही नहीं, ठीक है। केवल ये बताता है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 तक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और 1.2 या फिर 1.3 या 2.5 ऐसा कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और जो 7वां है मैं बता देता हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन, क्या चीज़, नॉट ग्रेटर देन 3, नॉट ग्रेटर देन 3, ठीक है, इन एनी कंडीशन, ठीक है। क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर नॉट ग्रेटर देन 3, बॉन्ड ऑर्डर नॉट ग्रेटर देन 3 इन एनी कंडीशन। मतलब किसी भी सूरत हाल में किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब तो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड ऑर्डर 5 तक स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 5 तक स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब बाकी की जो क्लासेस हैं वो हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो ये मेरा पॉइंट है, ये सारा पॉइंट आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। तो देखिए इसमें मैं शार्ट में बता देता हूँ। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के फॉर्मेशन को यह कंसीडर ही नहीं करता है। दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है लेकिन इसके अनुसार डायमैग्नेटिक है। कहने का मतलब O2 के मैग्नेटिक बिहेवियर को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया। तीसरा क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन N2, मतलब N2 का जो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है और सिग्मा बॉन्ड वीक होता है। लेकिन जो VBT है वो कहती है सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होती है और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो N2 में जो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रांग है लेकिन सिग्मा बॉन्ड वीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कहने का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्ट्रांगनेस ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ N2 एज़ कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी हो गया। और उसके बाद में चौथा, नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड नेचर ऑफ द B2 एंड C2। B2 और C2 में जो बॉन्ड नेचर है वो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड नेचर को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये। और दूसरा क्या है, ये 5वां क्या है, नॉट एक्सप्लेन द कलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का कलर क्यों आ रहा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कहने का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी मॉलिक्यूल के कलरफुल होने के रीजन को नहीं समझा पाता है, ठीक है। और ये 6वां क्या है, नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैज़ द बॉन्ड ऑर्डर इन द फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब जो मॉलिक्यूल फ्रैक्शनल ऑर्डर में
फ्रैक्शनल वैल्यू में बॉन्ड ऑर्डर रखते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 1.3, 1.5, 2.5 आ रहा है तो इसको ये मेंशन ही नहीं करता है। ये कहता है बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1, 2, 3 या इंटीग्रल वैल्यू में होता है। और जो लास्ट पॉइंट है ये कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर नॉट ग्रेटर देन 3। इसके अनुसार बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन अब तो बॉन्ड ऑर्डर 5 तक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो बस लेक्चर में इतना ही। अब बॉन्ड ऑर्डर का मैं एक फंडा क्लियर कर देता हूँ, ये देख लीजिए। जैसे ये और बी है, इनके बॉन्ड की संख्या कितनी है? अगर 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, और अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड 2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 माना जाता है। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड की संख्या 1 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड की संख्या होती है उसी को हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर जो है ये रियली मतलब फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीग्रल भी हो सकता है। कहने का मतलब 1.2, 1.3, 2.5 इसमें भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 में भी हो सकता है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ये फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता है। ये 1, 2, 3 हो सकता है लेकिन ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। जैसे 1.2, 1.3, 1.5, 2.5 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये बहुत सारी ड्रॉबैक हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो आपको नोट कर लेने लायक हैं। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब है इसमें फिर पॉजिटिव चीज़ क्या है? तो पॉजिटिव चीज़ इस थ्योरी की बस यही है कि ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को समझाता है कि मतलब हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। ठीक है, और इसके रिजल्ट में हमें मॉलिक्यूल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बहुत सारी ड्रॉबैक हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ ओनली वन पॉजिटिव थिंग, दैट इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, सो दिस इज़ द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं।